राइट। जनरली व्हेन वी टॉक अबाउट मटेरियल्स, तो हम उनको ऐसे भी कैटेगराइज करते हैं बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी, कि किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी किस किस्म की है। तो इस कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम मटेरियल्स को कैटेगराइज करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है ऑलरेडी। और जनरली हमारे पास 3 किस्म के मटेरियल होते हैं बेस्ड ऑन द कंडक्टिविटी दे ऑफर। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंडक्टर्स की। ठीक है, कंडक्टर्स होते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास इंसुलेटर्स होते हैं, फिर इन दोनों के बीच की कैटेगरी उसे हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, तो ये नाम से आपको समझ आ रहा है कि कंडक्टर इज अ मटेरियल दैट बेसिकली ऑफर्स अ ग्रेट प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिविटी। और एक ऐसा मटेरियल होता है जो कि अच्छा कंडक्टर नहीं है, जिसकी कंडक्टिविटी प्रॉपर्टीज इज नॉट एज गुड एज जनरली कंडक्टर्स आर। तो वो मतलब उसकी कंडक्टिविटी बहुत मतलब कि पुअर है, तो उसको हम कहते हैं कि दैट इज बेसिकली एन इंसुलेटर। तो ये दो तो एक्सट्रीम मटेरियल्स हो गए, एक्सट्रीम साइड पे। एक एक इंसुलेटर है विच इज वेरी बैड इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज कैरियर्स। और दूसरा है हमारे पास कंडक्टर होता है, जिसे हम यूजुअली कंसिडर करते हैं गुड मटेरियल फॉर द कंडक्शन प्रॉपर्टी। ठीक है, लेकिन इनके दरमियान में एक होता है जो कि विच इज नॉट एज गुड एज अ कंडक्टर एंड नॉट एज बैड एज द इंसुलेटर इन टर्म्स ऑफ कंडक्शन। तो उसे हम कहते हैं सेमी कंडक्टर। तो इसकी जो इसमें जो फर्स्ट मटेरियल लाइक पॉइंट है, सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल with conducting properties between those of a good insulator। between देखिए लिखा है between, यानी कि कंडक्टिंग जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बिटवीन दोज ऑफ ए गुड इंसुलेटर। यानी जैसे कि ग्लास है, ग्लास इज एग्जाम्पल ऑफ अ गुड इंसुलेटर। और एक गुड कंडक्टर जैसे कॉपर है, कॉपर का वायर हम अक्सर सुनते हैं। ये जो हमारे पास घरों में जो वायरिंग की आती है, इलेक्ट्रिकल, जितनी भी इलेक्ट्रिकल की काम हमारे घर में इलेक्ट्रिकल वायरिंग होती है, इसमें रिकमेंडेड तो ये होता है कि कॉपर वायर इस्तेमाल किया जाए बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्टिंग बिहेवियर। इसकी जो कंडक्शन प्रॉपर्टीज होती है उसके लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, तो कॉपर इज अ बेसिकली एग्जांपल ऑफ अ गुड कंडक्टर। तो घरों में जितनी भी वायरिंग होती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी की लिए, वो बेसिकली रिकमेंडेड होता है कि कॉपर वायर से किया जाए बिकॉज ऑफ इट्स गुड कंडक्शन प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये एक एक एग्जांपल हो गया, मतलब एक कंडक्टर का और एक इंसुलेटर का। लेकिन जो सेमीकंडक्टर है उसका बेहतरीन एग्जांपल जो इस वक्त हमारी फील्ड में जानी जाती है, वो एक उसका नाम है सिलिकॉन। सिलिकॉन, आपने ये टर्म पहले भी सुनी होगी। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जाहिर बात है केमिस्ट्री भी पढ़ी हुई है, फिजिक्स भी पढ़ी हुई है इन द हाई स्कूल एंड इन द सेकेंडरी स्कूल, तो वहाँ से हम इस टर्म को तो जानते ही हैं। लेकिन इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस सेमीकंडक्टर मटेरियल की, वो थोड़ा सा आज आपको मैं उसमें रोशनी डालूंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस और ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। और ये मटेरियल इसने कितनी जबरदस्त रेवोल्यूशन ये लेकर आया है इन द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। ठीक है, जो हम आज इस दुनिया में रहते हैं, वहां पर जो हमें चीजें नजर आ रही हैं, जितनी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारे हाई स्पीड कंप्यूटर्स हैं, बल्कि आप जितने भी स्मार्टफोन्स ले लें, मतलब जो भी बेहतरीन से बेहतरीन आपको आजकल टेक्नोलॉजी नजर आती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, उसके पीछे इस ग्रेट सेमीकंडक्टर की इन्वॉल्वमेंट है। और वो कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल ये कि हम थोड़ा सा आज बात करेंगे इस मटेरियल के पर्सपेक्टिव से। तो मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, तो उसके बाद हमारे पास सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल में, वो कौन कहाँ कहाँ होते हैं। हम सब ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हुआ है, ठीक है, और हमें पता है उसका क्या मकसद होता है। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास इस तरह ग्रुप्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5। ठीक है, और ये हर ग्रुप की जो है कुछ कुछ ना कुछ एक प्रॉपर्टी आपस में शेयर कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो वेल नोन सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, उनमें ग्रुप 3 के हैं, ग्रुप 4 में है और ग्रुप 5 में है। ठीक है, तो ग्रुप 3 में जैसे इसमें हाईलाइट किया हुआ है बोरॉन है। ठीक है, बोरॉन बेसिकली एक सेमीकंडक्टर है। इस तरह से ग्रुप 4 का एक एलिमेंट है सिलिकॉन, Si। और देन ग्रुप 5 एक एलिमेंट है फास्फोरस, P। तो ये तीनों आपने यहाँ से देखे, अब इनका जहन नाम जो है ना अपने जहन में रखना है। और इनके किस ग्रुप से इनकी बेसिकली एसोसिएशन है वो भी आपने जहन में रखनी है। ठीक है, तो ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ये आपको यहाँ से नजर भी आ रहा होगा इनका मतलब क्या है। ठीक है,
तो बेसिकली ये वो 3 वेल नोन मटेरियल होते हैं जिनका हम ज़िक्र करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर, उनमें इनका बहुत ज़्यादा ज़िक्र आता है। ठीक है? तो थोड़ा-सा आगे बढ़ें, तो सेमीकंडक्टर्स जो है, अच्छा अच्छा, इसकी चूँकि हम पढ़े, एक तो सेमीकंडक्टर इन जनरल हमारा डिस्कशन है, लेकिन स्पेसिफिकली हम उसको किसी न किसी स्पेसिफिक एलिमेंट के रेफरेंस से पढ़ेंगे, ठीक है, इस लेक्चर के अंदर। तो ये कहता है कि सेमीकंडक्टर्स में क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल ईच सिलिकॉन एटम है, उसका हैज़ एन आउटर शेल विद 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड 4 वैकेंसीज। इट इज़ अ टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है? यानी कि जो ईच अब सिलिकॉन जो मटेरियल है, उसको अगर हम उसके एटम के लेवल पे जाके बात करें, एटॉमिक लेवल पे, तो ये कह रहा है कि हर सिलिकॉन का जो एटम होता है, उसके आउटर जो मोस्ट शेल होता है, हैज़ एन आउटर शेल होता है, उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस, ठीक है? एंड 4 वैकेंसीज होती हैं। अभी ये वैकेंसीज के वर्ड आपको समझ में आएंगे जब मैं आगे बढ़ूंगा इस लेक्चर के अंदर कि ये वैकेंसी का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो फिलहाल हमने अभी तक जो जितना एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है, उसमें आपको पता है कि वी हैव अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, और उस स्ट्रक्चर में हमारे पास बेसिकली शेल्स होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, और उस शेल्स में या ऑर्बिट्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डिफरिंग इन नंबर्स, ठीक है? और वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यूजुअली हम उन इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं जो कि वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है? तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर उसमें बताता है कि एक सिलिकॉन का जो एटम होता है, उसके आउटर शेल में हमारे पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 वैकेंसीज होती हैं। इसको हम कहते हैं टेट्रावैलेंट एलिमेंट, ठीक है? इसी तरह से अगर कोई तीसरे फॉर एग्जांपल ग्रुप का है, तो उसे हम कहेंगे कि वो ट्राइवैलेंट होता है, ठीक है? ट्राइवैलेंट। या अगर कोई 5वें ग्रुप का मेंबर है, तो सब कहते हैं दैट इज़ अ पेंटावैलेंट। ये सारी टर्मिनोलॉजीज़ भी आपने सुन रखी होंगी ऑलरेडी, ठीक है? तो इन पे हम आस्ते-आस्ते और बेसिकली गेट डीपर इनटू ऑल दीज़ टर्मिनोलॉजीज़ लेटर इन द लेक्चर। तो फॉर नाउ सिलिकॉन चूँकि चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसलिए उसके वैलेंस जो शेल उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसलिए ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अच्छा, इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक बेसिकली एक समझे फिजिक्स की टर्म है। इसका मतलब होता है प्योर, और प्योर का मतलब होता है कि जो नेचुरली जिस फॉर्म में एलिमेंट या एटम नेचुरली एग्जिस्ट करता है, जो उसकी नेचुरल फॉर्म है, उसे हम कहते हैं दैट इज द इंट्रिंसिक सिलिकॉन। यानी कि वो फॉर्म जिसमें वो हमें नेचुरली अवेलेबल है, विदाउट एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है, मेड टू इट, ये होती है, ये उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक। तो वो कह ये रहा है कि इसमें कि इंट्रिंसिक जो सिलिकॉन होता है, उसमें जो एटम्स होते हैं ना, वो बेसिकली आपस में क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। अब आपने बॉन्डिंग भी पढ़ी हुई होगी कि कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है। वैसे मैं अभी आगे आपको इसको पिक्चर से समझाऊंगा टू रिफ्रेश योर नॉलेज कि कोवेलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या है। तो इंट्रिंसिक यानी कि जो प्योर सिलिकॉन है, वो, यार ये मत करें प्लीज, फिर मुझे आपको ना, आप अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, तो फिर मुझे आपको क्लास से बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो ये सब मत करें, और ताकि फिर मुझे आपको, या तो फिर मैं क्लास से बाहर निकाल दूं, ठीक है? और आप जैसे लोगों के ही नंबर इसमें माशाल्लाह 2-2 3-3 नंबर भी आपके मिनट में आए हुए हैं, वो आपको अभी आपकी असलियत पता चल जाएगी। डोंट यू वरी, आप लोगों की असलियत अभी आपके सामने आ जाएगी जब मैं आपको आपके नंबर बताऊंगा। आप में से 2-2 3-3 नंबर भी मिनट में लिए हुए लोगों ने, वो आप जैसे ही लोग हैं जो ये घटिया हरकत करते हैं आगे क्लास के अंदर। तो डोंट डू दिस। अगर आपने पढ़ना है तो पढ़ें, नहीं पढ़ना तो लीव द क्लास, एटलीस्ट दूसरों को डिस्टर्ब ना करें। तो मैं बात कर रहा था इंट्रिंसिक सिलिकॉन की। इंट्रिंसिक सिलिकॉन में मतलब इंट्रिंसिक बेसिकली अनदर वर्ड फॉर द प्योर प्योर सिलिकॉन, और इसमें हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ठीक है? और कोवेलेंट बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास तो इसके बाद हम, अब जब हम कोवेलेंट बॉन्डिंग, हमें चूंकि हम जानते हैं इसका मतलब क्या है, तो इसमें ये कि एटम हमारे पास शेयरिंग होती है बिटवीन नेबरिंग एटम्स, हम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं, और वो यूजुअली वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि वैलेंस हमारे पास शेल में होते हैं। तो ईच एटम, वो क्या कह रहा है, ईच एटम शेयर्स करता है इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद ईच ऑफ 4 एडजेसेंट नेबर्स इफेक्टिवली फिलिंग इट्स आउटर शेल्स। मतलब यूजुअली होता ही है कि
चूंकि हमारे पास अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पिक्चर दिखाता हूँ, जैसे ये एक पिक्चर है हमारे पास, ये आपको उसकी सही रिप्रेजेंटेशन दिखाएगी। तो इसमें ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, ये एक्चुअली तमाम के तमाम जो है ना, ये आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास ब्लैक पॉइंट्स हैं, तो ये हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। और चूंकि टेट्रावैलेंट है तो इसलिए वैलेंस में हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आएंगे। हर ये जो सर्कल बीच में लगा है +4, दिस इज बेसिकली अ सर्किल। और इस सर्किल के अराउंड हमारे पास 4 ब्लैक डॉट्स मींस के ये एक सिलिकॉन एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, एक्चुअली ये पूरे का पूरा सिलिकॉन का, समझे इसे कहते हैं लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जब एक्चुअली जो फॉर्म होती है सिलिकॉन की, यानी सिलिकॉन का जो एलिमेंट होता है, जब उसका जो मटेरियल होता है उसके अंदर जो उसका जो क्रिस्टलेटिक स्ट्रक्चर होता है, वो ये सामने आपको नजर आ रहा है। तो इसमें आपके पास ये जो आपको शॉर्ट बबल्स नजर आ रहा है, इसके अंदर +4 लिखा है, तो ये हर एक इलेक्ट्रॉन को यानी एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है सिलिकॉन के। इस तरह ये सारे के सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, जिसमें +4 सर्किल में आपको नजर आ रहा है। और इस सिलिकॉन एटम के अराउंड आपके पास ये जो आपको 4 ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये असल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उसके बाद आपको ये भी इसमें दिखाया जा रहा है कि ये जो आप ये देख रहे हैं ना ऊपर, ये जो इसमें इसने लिखा है कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये बॉन्डिंग बता रही है कि हर एटम जो है उसका जो हर एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, उसने अपने नेबरिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डिंग की बॉन्ड बना लेता है, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इसी तरह से आप हर देखें, अगर फॉर एग्जांपल मैं टॉप के 3 एटम्स को ले लूं, 1 2 3 4, ये 3 एटम्स है फॉर एग्जांपल, तो हर एटम का जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसने अपने नेबरिंग एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्डिंग की हुई है। इसी तरह से यहाँ पर देखें, इस वाले एटम को, इस वाले एटम को देखें, इन्होंने भी आपस में इस तरह की बॉन्डिंग, तो ये इस तरह से इन एज अ मतलब कि कॉन्सिक्वेंस, ये हमारे पास एक रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसका मैंने आपको बताया, इसको हम कहते हैं ये क्रिस्टलाइन, यानी ये क्रिस्टलाइन या क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। और ये एक्चुअली एक टिपिकल स्ट्रक्चर है ऑफ सिलिकॉन मटेरियल का, यानी सिलिकॉन का जो जो अगर आप उसको इस लेवल एटॉमिक लेवल पर स्टडी करते हैं, तो उसकी जो बिहेवियर है या इसका जो स्ट्रक्चर है, इट इज समथिंग लाइक दिस, जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर। तो कहने का मकसद ये है कि सिलिकॉन के अंदर जो एटम्स होते हैं, वो बेसिकली उसको कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। और यूजुअली हम ये कहते हैं कि अगर आप इस सेंटर वाले की एग्जांपल ले लें, इस सेंटर वाले को देखें, तो इसके चारों जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं, इन चारों ने अपने नेबरिंग जो एटम्स होंगे, उनके 4 मुख्तलिफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ कोवेलेंट बॉन्डिंग बना ली। ये देखें ना, लुक एट द सेंटर वन, ये जो सेंटर में +4 नजर आ रहा है आपको, ये वाला, इसने अपने 1 2 3 एंड 4 अपने 4 नेबरिंग एटम साथ उनके उनको यूज करते हुए, और उनके रिस्पेक्टिव वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होगा, उनके साथ इन चारों ने अपनी बॉन्डिंग बनाई हुई है। तो इस तरह से ये एक पूरा स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो जाता है नेचुरली, ये नेचुरल बिहेवियर है इसका। ठीक है, तो एक तो चीज ये हो गई। अच्छा, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा, अभी हम सारी जो चीजें बात करें, ये नेचुरल फिनोमेना है, दिस इज ऑल हैपनिंग नेचुरली। ठीक है, ओके। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में ये हमारे पास समझे कि दिस इज ऑल द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकॉन एटम या सिलिकॉन एलिमेंट की बात कर रहा था मैं। अच्छा, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज? प्रॉपर्टीज ये है कि जो स्ट्रक्चर हमारे पास है, उसमें एक जीरो ओवरऑल चार्ज होता है। वैसे भी जब आपको पता है, ये एक न्यूट्रल जो होता है एटम, उसका मतलब क्या होता है? न्यूट्रल एटम का मतलब होता है कि देयर विल बी नो नेट चार्ज ऑन दैट स्पेसिफिक एटम। ठीक है, तो ये जो जीरो ओवरऑल चार्ज है, इसका रीजन क्या है, ये आपको होपफुली मालूम होगा। ठीक है, कि एक न्यूट्रल एटम का मतलब क्या होता है। और उसके अलावा जो कंप्लीट नेचर होती है ऑफ द स्ट्रक्चर, क्या क्या मतलब है, मींस के एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के ऊपर नन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज अवेलेबल फॉर कंडक्शन। यानी जब आपके पास जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये देखें, ये कंडक्शन जो है, इसमें टेम्परेचर का भी रोल होता है। तो जीरो टेम्परेचर के ऊपर, यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इसे हम कहते हैं, जिसका मतलब होता है जीरो केल्विन, यानी केल्विन स्केल के ऊपर अगर आपके पास जीरो केल्विन होगा टेम्परेचर, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कहते हैं, तो उसके उस पे जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि एट दिस टेम्परेचर
देयर विल बी नो इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन, यानी ऑफ कोर्स कंडक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो कंडक्शन होती है, एंड कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ से हमें ये समझ आ रहा है। तो अब इस टेम्परेचर पे अगर होगा मतलब मटेरियल, तो उसमें हमारे पास वी वोंट हैव एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल फॉर द कंडक्शन। ठीक है, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि वो मटेरियल जो है वो बेसिकली विल टर्न इनटू एन इंसुलेटर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंसुलेटर बेसिकली वो मटेरियल है जिसमें कंडक्शन पॉसिबल नहीं है, और वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबिलिटी नहीं होती जिनको हम बेसिकली एज अ चार्ज करके मूव करवा सकें। तो ये सारी आपने ज़हन में रखना है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पर्सपेक्टिव में बात हो रही है। ठीक है, अभी तक हम इंट्रिंसिक डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये होता है कि ठीक है, एक तो हमने समझ लिया कि इंट्रिंसिक की ये प्रॉपर्टीज हैं, जीरो ओवरऑल चार्ज है उसका स्ट्रक्चर का, और जीरो केल्विन में फॉर एग्जांपल यार ये वीडियो बंद कर दें प्लीज अपनी। तो कंप्लीट इसके अलावा इसकी यानी ये दो प्रॉपर्टीज आपने ज़हन में रखनी है कि जीरो ओवरऑल चार्ज होगा, और दूसरा ये कि जीरो टेम्परेचर पे यानी जीरो केल्विन के ऊपर उसके अंदर कोई अवेलेबिलिटी ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद रूम टेम्परेचर पे कहते हैं कि सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आर एबल टू एक्वायर सफिशिएंट थर्मल एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर बॉन्ड। अच्छा, अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से एक प्रोसेस शुरू होगा कि अभी तक हमने जो सिलिकॉन का एक नेचुरल स्ट्रक्चर पढ़ा है, इंट्रिंसिक सिलिकॉन का, ठीक है, उसका एक नेचुरल एक बिहेवियर है, उसका एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम देखते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है एटम्स के बीच में। और हमने ये भी देखा कि कुछ प्रॉपर्टी हमने उसकी देख ली कि न्यूट्रल बेसिकली क्या होता है, एलिमेंट्स का क्या मतलब है। ठीक है, लेकिन वो ये भी कहता है कि इवन के अब जो नेचुरल स्टेट में सिलिकॉन होता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर अगर आप उसको रखेंगे, तो वो कहता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो थर्मल एनर्जी एक्वायर कर लेते हैं सफिशिएंट। सफिशिएंट मतलब क्या? सफिशिएंट इन अ सेंस कि वो अपने बॉन्ड को ब्रेक करने में कामयाब हो जाते हैं। ये मैं रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, और रूम टेम्परेचर के ऊपर नेचुरली, मतलब नेचुरली की बात हो रही है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्वायर करते हैं सफिशिएंट थर्मल एनर्जी, और ये जो लिखा ना ब्रेक फ्री फ्रॉम देयर बॉन्ड, ब्रेक फ्री का मतलब होता है कि वो अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करके वहां से फ्री रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, अब इससे होगा क्या कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लीव करेगा अपनी पोजीशन को इन द लैटिस, ये लैटिस बेसिकली उस स्ट्रक्चर को कहता है, ये जो मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखा था दिस वन, ये इसको का नाम दिया गया है लैटिस का। ये आपने ध्यान में रखा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय लैटिस। ठीक है, तो दिस इज द लैटिस स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि इस लैटिस स्ट्रक्चर को वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज कर देता है, यहाँ से रिमूव हो जाता है। तो कह रहा है जब कोई इलेक्ट्रॉन लीव करेगा अपनी पोजीशन को इन द लैटिस, तो इट लीव्स अ वैकेंसी नोन एज ए होल। तो दिस इज व्हाट वी कॉल द होल, मतलब ये वो वैकेंसी है जो ऊपर बात हो रही थी जब मैंने बताया कि ये एक सिलिकॉन के अंदर चार फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन्स हैं, और चार ही उसके अंदर फॉर एग्जांपल वैकेंसीज होती हैं। तो ये जो वैकेंसीज हैं और जो फिजिकली इलेक्ट्रॉन्स है बैलेंस, ये अब आपको यहाँ से आ गया कि वैकेंसी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन लीव करेगा, कहाँ किस में से कहाँ लीव करता है, उस लैटिस स्ट्रक्चर में जो हमने पीछे भी देखा है, तो उसको कहते हैं कि जब वो वहां से लीव कर जाएगा ना, तो वो पीछे अपनी वैकेंसी को छोड़ जाएगा। अब उसको हम कहेंगे दैट इज बेसिकली ए होल। अच्छा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। अच्छा, ये पेयर जनरेशन इसलिए होती है क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन जब जैसे वहां से रिलीज होता है अपने, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करता है, तो उसके रिजल्ट में दो चीजें हमारे सामने आती हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया वहां से, उसने स्ट्रक्चर को छोड़ दिया, ठीक है, तो इट बिकम्स फ्री, रिलीज हो गया वो। तो एक तो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ, और दूसरा जो उसने वैकेंसी पीछे छोड़ दी। ठीक है, वैकेंसी इसलिए छोड़ते कहते हैं इसको कि व्हाई इट इज सेड एज अ वैकेंसी, क्योंकि वहां पर देखें उसको जैसे वो इलेक्ट्रॉन वहां से लीव करेगा, तो उसके नतीजे में जिस इलेक्ट्रॉन नेबरिंग एटम के इलेक्ट्रॉन है उसके साथ बॉन्डिंग की हुई थी, अब वो बॉन्ड क्योंकि ब्रेक हो जाता है, तो वैकेंसी इसलिए होती है कि नाउ दैट इलेक्ट्रॉन जो कि दूसरे एटम का था जिसके साथ इसकी कोवेलेंट बॉन्डिंग थी, नाउ इट विल सर्च फॉर अनदर फ्री इलेक्ट्रॉन, अनदर इलेक्ट्रॉन टू बिकम कोवेलेंट बॉन्ड विद। तो कहने का मकसद ये जो वैकेंसी है, ये इन टर्म्स ऑफ द बॉन्ड है, द कोवेलेंट बॉन्ड जो कि एक नेचुरल फिनोमेना है इस सिलिकॉन का, उसके टर्म्स में कहते हैं कि वैकेंसी क्रिएट होगी बिकॉज इट ऑलवेज लाइक हैव अ लुक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद। तो ये जो प्रोसेस है, इसे दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा उसकी उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन भी प्रोड्यूस हो रहा है, रिलीज हो रहा है, क्योंकि वो उसकी अवेलेबिलिटी होगी,
प्लस एज वेल एज उसके पीछे एक होल भी वो अपने क्रिएट करेगा या वैकेंसी भी क्रिएट करेगा। इसलिए हम कहते हैं ये पेयर जनरेशन होती है, ये हमेशा पेयर्स में होंगे। अगर आपको कभी भी ये देखना हो कि कितने आपके पास इस वक्त वैकेंसी अवेलेबल है किसी भी लेटेस्ट स्ट्रक्चर में सिलिकॉन के, तो वो यू कैन फाइंड इट इजिली आउट बाय यूजिंग द नंबर ऑफ, by looking at the number of freely available electrons at that instant of time। तो इस तरह से आपके पास वो आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपके पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर इस वक्त कितना है। तो यूजुअली ये एक कांस्टेंट फिगर होती है, ये भी मैं आपको डिटेल में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये तो एक मतलब अब जब आपको ये समझ में आ गया ना कि ये कैसे, यानी ये सारी बात हो रही है रूम टेम्परेचर के ऊपर, ये रूम टेम्परेचर की बात होती है, इसका मतलब ये कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं सारा नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये इसकी एग्जांपल बता दी, उसी उसी लेटेस्ट स्ट्रक्चर में जो हमने यहाँ देखा था इस स्लाइड में 4 में, it was like actually like this, but now it has turned something like this। अब ये देखें इसने क्या बताया, इसने बताया ये यहाँ पर देखें, ये आपको एक दिखा रहा है, दिस इज बेसिकली ए होल, और ये वो इलेक्ट्रॉन था जो यहाँ से ब्रेक होके रिलीज हुआ, ठीक है। नाउ इट इज फ्री, इट बिकम्स फ्री, और चूंकि ये फ्री है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक बॉन्डेज, तो ये किसी बॉन्ड के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो इससे हम कहेंगे ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, तो ये जहां से रिलीज हुआ, जिस जगह से, उसने अपने पीछे एक वैकेंसी क्रिएट कर दी, तो इसलिए हम कहते हैं इट्स अ पेयर जनरेशन, ठीक है। नॉट ओनली द इलेक्ट्रॉन बट द होल एज वेल, तो ये एक पेयर जनरेशन है। और आपको पता होना चाहिए, या से पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू डिफाइन इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो चूंकि हम ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, पेयर मतलब आपको समझ आ गया होगा, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी अब आपके जहन में रहनी चाहिए। जो जो हम टर्म्स पढ़ रहे हैं इससे रिलेटेड, ये आपको अपने जहन में रखनी है, और यू मस्ट डेवलप अंडरस्टैंडिंग अबाउट ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। उसके बाद जब आप ये कर लेते हैं, तो यहाँ से मैंने जैसे समझाया कि ये वो लेटेस्ट स्ट्रक्चर था जहां से ये रिमूव हो गया और इसने ये पेयर जनरेशन किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपसे पूछा जाए कि इफ देयर आर 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल इन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द सिलिकॉन, हाउ मच विल बी द वैकेंसीज अवेलेबल। तो देखें, चूंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होती है, तो अगर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम में 4 थर्मली रिलीज्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे इन द लेटेस्ट स्ट्रक्चर, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट के there will be of course 4 vacancies available in the same structure at that instant of time। तो ये एक्चुअली इसकी एक सिंपल मतलब आपसे क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ, और वहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक कर सकता हूँ कि आपको इस फिनोमेना का पता ही नहीं पता, ठीक है। अच्छा, तो ये तो एक हो गया कि नेचुरली रूम टेम्परेचर पर सफिशिएंट एनर्जी एक्वायर करना और फिर बॉन्ड को ब्रेक करना और फिर इस तरह पेयर जनरेशन, तो ये एक चीज तो ये हो गई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि यही फ्रीड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये क्या करते हैं, कैन मूव थ्रू द बॉडी, यानी उस लेटेस्ट स्ट्रक्चर से मूव करते हैं, ठीक है। और ऑफ द मटेरियल के अंटिल कहता है कि अंटिल इट एनकाउंटर्स अनदर ब्रोकन बॉन्ड where it is drawn into complete the bond or recombine। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है, अब देखिए यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आ गया। अब तक तो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेशन थी, अब वो ये भी कह रहे हैं कि यही जो फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जाहिर बात है कोई और तो आएगा नहीं नेचुरली अपने मटेरियल के अंदर जो नेचुरल स्टेट में, यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, ये व्हेन बेसिकली देन व्हेन दे मूव अराउंड द मटेरियल या लेटेस्ट स्ट्रक्चर जो मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली इन्हीं में से कोई फ्री इलेक्ट्रॉन जाके किसी ना किसी अवेलेबल वैकेंसी में जाके दोबारा ड्रॉप डाउन हो जाता है, वहां पे जाके सेटल हो जाता है, वहां पे जाके दोबारा उसी वैकेंसी किसी ना किसी अवेलेबल वैकेंसी में जाके वहां पे जाके ज्वाइन उसको ज्वाइन कर लेता है, उसमें जाकर ड्रॉप हो जाता है। तो ये उसमें लिख रहा है कि मूव थ्रू द बॉडी ऑफ द मटेरियल अंटिल इट एनकाउंटर्स अनदर ब्रोकन बॉन्ड where it is drawn into complete the bond or recombines, ठीक है। तो जब ऐसा होगा कि कोई ना कोई फ्रीली जो मूविंग इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्या करेगा कि वो अल्टीमेटली जाके किसी ना किसी इसी तरह के अवेलेबल वैकेंसी में जाके ज्वाइन कर लेगा उसको, उसमें अगर ड्रॉप हो जाएगा और वो उस ब्रोकन बॉन्ड को दोबारा रिकम्प्लीट कर देता है, कंप्लीट बना देता है, ठीक है। उस बॉन्ड को कंप्लीट करता है और इस प्रोसेस को कहते हैं, इसे हम कहते हैं, वैसे तो कहते हैं रिकम्बाइंस, लेकिन जनरली हम इसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। तो एक चीज होगी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन, ये एक एस्पेक्ट है, और दूसरा है रिकॉम्बिनेशन, या इस प्रोसेस को तो हम कह रहे हैं रिकम्बाइंस, लेकिन ये जो अमल है इसे हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। तो इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई है, तो उसके बाद अब यहाँ थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं कि किसी भी गिवन टेम्परेचर कहता है कि देयर इज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन थर्मल
इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। जी आकिब जावेद, एक मिनट, क्या क्वेश्चन है? जी हाँ, जी हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है आकिब, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। अभी मैं आपको इसकी मजीद थोड़ी सी इलेबोरेशन बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये कि इसके भी हो सकता है कि सर्टन डिग्री ऑफ चांसेस होते हैं, ठीक है। तो वी कैन नॉट से इट फॉर श्योर कि हाँ ऐसा होगा, लाजमी ऐसा ही होगा। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट रिकॉम्बिनेशन। और रिकॉम्बिनेशन में तो कोवलेंट बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को वहां पे रिकम्बाइन करना होता है। और वो इलेक्ट्रॉन कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि वंस इट इज फ्री तो देन इट इज फ्रीली मूविंग एंड यू डोंट नो कि वो फ्रीली मूव होके किधर किधर लेटेस्ट सिस्टम घूमता फिरता है। ठीक है, ये असल में एक और चीज पर डिपेंड करता है, वो भी मैं आपको आगे इस लेक्चर में बताऊंगा। लेकिन अल्टीमेटली होगा ये कि वो इलेक्ट्रॉन जो है जाके इवेंचुअली किसी ना किसी वैकेंसी को ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। और उससे हम कहेंगे कि ये रिकम्बाइंस हो गया एंड दैट इज द रिकॉम्बिनेशन। अब देखें ना, ये जो मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बता रहा हूँ, इसी के जो फर्स्ट पॉइंट में करंट स्लाइड की, वो कहता है कि हमारे पास जो एट अ गिवन टेम्परेचर, वो गिवन जब हमारे पास जो टेम्परेचर होगा, उसमें कहता है कि एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम क्या मतलब होता है? बिटवीन थर्मल इलेक्ट्रॉन होल जनरेशन एंड द रिकॉम्बिनेशन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ठीक है। तो वो कहता है किसी भी हमारे पास गिवन टेम्परेचर को एक एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन थर्मल इलेक्ट्रॉन होल, यानी अब थर्मली का मतलब होता है, वो मैं आपको बता चुका नेचुरली, ठीक है, ये रूम टेम्परेचर के ऊपर जो नेचुरली होता है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होती है एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ये कहता है एक एक इनके दरमियान एक बेसिकली इक्विलिब्रियम होती है, ठीक है। एक कांस्टेंट एक रेशो होता है, दरमियान में एक रेट होता है, ठीक है, जिससे ये हो रहे होते हैं। तो at a given temperature there is a dynamic equilibrium between thermal electron hole pair generation and the recombination of electron and holes, ठीक है। अच्छा, एज अ रिजल्ट क्या होता है? वो कहता क्या है कि चले अब देखो, इसका मतलब हुआ यहाँ से हमें ये समझ आ गया कि नेचुरली या हमारे पास के जो नेचुरल स्टेट होती है, जैसे इंट्रिंसिक स्टेट होता है, उसमें हमारे पास ये फिनोमेना जो हम देख रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन और पेयर जनरेशन का और रिकॉम्बिनेशन का, ये नेचुरली हो रहा होता है। तो वो क्या कहता है, आगे में बताता है कि एज अ रिजल्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की एंड होल्स की इन इंटरसेप्टर इज कांस्टेंट होती है एट एनी गिवन टेम्परेचर, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि एक गिवन स्पेस में द अवेलेबिलिटी ऑफ समथिंग, किसी चीज का मास होता है ना, एक गिवन स्पेस में किसी चीज का कितना मास है या कितनी उसकी क्वांटिटी है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है कि वो हाउ मच दे आर एक्चुअली इन द गिवन स्पेस। तो वो कहता है कि इस एज अ रिजल्ट जो कॉन्सेंट्रेशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की, ठीक है, यानी समझो उनके नंबर्स की बात हो रही है, ठीक है, तो इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज कांस्टेंट होगी एट एनी गिवन टेम्परेचर। यानी कि अगर मैं किसी भी गिवन टेम्परेचर की बात करूंगा, उसको एट दैट स्पेसिफिक इंस्टेंट ऑफ टाइम, हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी ना, वो क्या होगी? कांस्टेंट होगी। यानी ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट से बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी टेम्परेचर अगर हमारे पास लेट सपोज 4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 4 है, तो उस वक्त हमारे पास डेफिनेटली जो अवेलेबल वैकेंसी होंगी, होल्स होंगे, वो भी 4 ही होंगे, क्योंकि उन 4 इलेक्ट्रॉन्स ने ही अल्टीमेटली उन 4 वैकेंसी को क्रिएट किया है, ठीक है। तो ये इस परस्पेक्टिव किया जा रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ ये चीजें ये बेसिकली चेंज होती है। अच्छा, अब टेम्परेचर का इम्पैक्ट क्या है? अब वो आखिरी पॉइंट में स्लाइड देखें कि द हायर द टेम्परेचर द मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दैट आर प्रेजेंट। जितना टेम्परेचर हायर होगा, ज्यादा होगा, उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स की तादाद भी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये वो पॉइंट है जो हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एट अ गिवन टेम्परेचर, ठीक है। और ये जैसे हर जगह लिखा है एट अ गिवन टेम्परेचर, तो किसी भी टेम्परेचर, टेम्परेचर की इसलिए बात की जाती है क्योंकि टेम्परेचर का बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट है ऑन दिस प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन। तो इसीलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से टेम्परेचर की सिग्निफिकेंस है। और ये बेसिकली कहता है कि जितना टेम्परेचर हायर होगा, उतने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स भी ज्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द लास्ट पॉइंट ऑन दिस स्लाइड। तो इसके बाद अच्छा, होपफुली आपको ये सारा जो है ना, इसकी मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आगे हम जहाँ बढ़ रहे हैं वहां पे ये सारी चीजें आपके जहन में रहनी चाहिए, ठीक है।
तो पूरी इसलिए पूरा मैं आपको इसकी स्कीम बता रहा हूँ, मतलब कि समझा रहा हूँ। अच्छा, ये अब तक हमने जितना पढ़ा है, दैट इज बेसिकली द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द सिलिकॉन मटेरियल। ये नेचुरल बिहेवियर था। उसमें हमने 2-3 उसके स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स भी डिस्कस कर लिए, और हमें ये समझ में आ गया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किस तरह बिहेव करता है, और उसके अंदर जो हैपनिंग्स हैं, जो फिनोमेनाज हैं इनसाइड द मटेरियल, नेचुरली वो क्या होते हैं। तो एक तो हमें समझ आएगा। अब इसका जो आखिरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो ये कहता है कि हमारे पास दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं कि जिसके थ्रू हम कंडक्शन बिकम पॉसिबल व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक्स। अच्छा, हमें ये भी पता है कि कंडक्शन का मतलब क्या होता है, और कंडक्शन के लिए कौन सी चीजें हमें फैसिलिटेट कौन करता है। तो वो ये चार्ज कैरियर्स जो होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो कंडक्शन होती है वो बेसिकली वो इन फ्री चार्ज कैरियर्स ही होती है, इलेक्ट्रॉन्स ही होती है, ठीक है। तो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के अंदर हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं फॉर कंडक्शन बिकम पॉसिबल व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक्स। एक तो कहता है कि ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द फ्रीड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कंडक्शन के लिए आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए, वही तो कंडक्शन में हेल्प करते हैं, उन्हीं की तो फ्लो बिकम्स कंडक्शन। तो एक तो ये कहता है कि एक तो हमारे पास जो मूवमेंट होगी ना फ्री इलेक्ट्रॉन्स की, एक तो उनकी वजह से हम कंडक्शन को पॉसिबल कर सकते हैं जब बॉन्ड ब्रेक होता है। दूसरा ये होता है, कहता है कि ड्यू टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनटू द होल लीविंग ए स्पेस बिहाइंड इट। अच्छा, अब यहां से एक और चीज हमें समझ में आ रही है। एक तो ये कहता है कि जो कंडक्शन है किसी भी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर, वो दो तरह से पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। एक तो कहता है कि एक तो रीजन है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स को आप बेसिकली उनकी मूवमेंट को आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज नॉट दे आर नॉट बॉन्डेड विद एनी इलेक्ट्रॉन। उनके साथ किसी के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है, तो दे आर फ्री, दे कैन बी यूज्ड एज ए कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। एक तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा वो कहता है कि ड्यू टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनटू द होल लीविंग ए स्पेस बिहाइंड इट। और इसके अलावा कहता है कि जो नेबरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो मूविंग करते हैं ना, मूव कर रहे हैं इनटू द होल में लीविंग स्पेस बिहाइंड। अब इसको मैं आपको आगे पिक्चर्स दिखाऊंगा। ये सेकंड पॉइंट असल में क्या कहना चाह रहा है। हमें फ्री इलेक्ट्रॉन का तो समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है, कि उसकी मूवमेंट क्या होती है, ठीक है, जब वो फ्रीली मूव कर रहा है। लेकिन वो कहता है कि ये ड्यू टू नेम जो लिखा ना नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है मूविंग इनटू द होल, मूविंग इनटू द होल, ये जरा गौर कीजिएगा कि हमारे पास अगर कोई नेबरिंग इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉन्ड टूट गया, चले मैं यहाँ से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको देखें, जैसे कि ये एक फॉर एग्जांपल टूट गया यहाँ से ये बॉन्ड, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। अब इस वाली वैकेंसी का नेबरिंग कौन हो सकता है। जाहिर बात इसके जो नेबर एटम्स होंगे, ठीक है, तो वो इसके क्लोजेस्ट जो है, फॉर एग्जांपल ये तो हर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसके नेबरिंग में फॉर एग्जांपल ये है, ये दोनों नेबरिंग में है इसके। ये इसको यहाँ से ब्रेक करके यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, ये यहाँ से ये ब्रेक करके यहाँ ज्वाइन कर सकता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ ज्वाइन कर ले ब्रेक करके, फॉर एग्जांपल ये वाला ब्रेक करके यहाँ ज्वाइन कर ले। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे बताया गया कि ड्यू टू नेबरिंग इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इनटू द होल, नेबरिंग की बात हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। अच्छा, अब वो कहता है कि जब ये मूव करेंगे इनटू द होल लीविंग ए स्पेस बिहाइंड इट, ठीक है, इससे हम कहते हैं दिस कैन बी द मोस्ट सिंपली थॉट ऑफ एज मूवमेंट ऑफ द होल आ सिंगल मूविंग पॉजिटिव चार्ज कैरियर इवन दो इट इज एक्चुअली सीधा इलेक्ट्रॉन्स एट मूव। अच्छा, कहने का मकसद ये एक बेसिकली एक इमेजिनेशन है, एक असल में एक कॉन्सेप्ट ये है। वो कहता ये है कि अगर मैं इस तस्वीर से आपको दोबारा समझाऊं कि लेट सपोज अगर ये यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन या ये इलेक्ट्रॉन अपने रिस्पेक्टिव बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो इवेंचुअली क्या होगा। इवेंचुअली हम देखेंगे कि ये जो अब इस वक्त हमें स्पेस नजर आ रहा है यहाँ पे जिसे हम होल कह रहे हैं, यहाँ पे हमें अगेन एक ब्लैक डॉट नजर आएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन ने या इस इलेक्ट्रॉन ने इसको फिल कर दिया होगा। और जहां से ये ब्रेक जिस पॉइंट से ये एक्चुअली आया था, वहां पे क्या क्रिएट करेगा, होल समथिंग लाइक दिस। इसी तरह का एक होल वो अपनी प्रीवियस पोजीशन पे क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो खुद तो वहां से ब्रेक हो गए यहाँ पर आ गया, लेकिन उसने पीछे डेफिनेटली एक वैकेंसी छोड़ दी, जहां पे हम कहेंगे कि अब ये होल यहाँ से यहाँ मूव हो गया, या मे बी ये होल यहाँ से यहाँ मूव हो गया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ अपना बॉन्ड तोड़ के इसको फिल करेगा, जाके आगे यहाँ पे आगे इसके साथ रिकॉम्बिनेशन करेगा, तो वो जहां से अपने ओरिजिनल बॉन्ड जहां से भी आया होगा, पेरेंट एटम से कह लें, पेरेंट एटम से आएगा, तो वो वहां पर एक वैकेंसी क्रिएट करेगा। तो अल्टीमेटली हम क्या नोटिस करेंगे, अल्टीमेटली हम नोटिस करेंगे कि वी विल सी होल मूविंग,
हमें लगेगा जैसे होल मूव कर रहे हैं। एक्चुअली इट इज नॉट द होल, इट इज बेसिकली ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन हमारे को इमेजिनेशन अगर हम देखेंगे तो हमें लगेगा जैसे कि दिस होल इज आल्सो मूव, क्योंकि होल इसलिए मूव कर रहा है कि रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, और उस रिकॉम्बिनेशन की वजह से क्या होता है, होल्स फिल अप होते हैं बाय द फ्रीड इलेक्ट्रॉन्स। और अल्टीमेटली वी विल सी, हमें अपेरेंटली फ्रॉम द स्लाइड अगर हम देखेंगे तो वी विल नोटिस कि जैसे कि हमें लगेगा होल भी मूव कर रहे हैं। तो ये जो इसका सेकंड पॉइंट है ना, ये यहाँ पे जो लिखा गया, दिस कैन बी most simply thought of as movement of the whole, a single moving positive charge carrier। देखिए, इसको इसलिए चार्ज पॉजिटिव चार्ज कैरियर कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां जाके इसका रिकम्बाइन करता है ना, जाके इस पॉइंट के साथ, ठीक है, तो हम इसे कहते हैं, हमने बेसिकली होल को कहते हैं कि इट्स अ मूविंग पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली अट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन अल्टीमेटली इस जगह रिकम्बाइन करता है, कॉम्बिनेशन होता है प्रोसेस। तो दिस इज व्हाट वी कॉल, तो इसी वजह से चूंकि इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये बेसिकली एक मूविंग पॉजिटिव चार्ज कैरियर है जिसके साथ इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करता है, ठीक है। लेकिन उसने इसको फर्दर एक्सटेंड भी इस तरह किया है कि इवन दो इट इज एक्चुअली ए सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव। हाँ, लेकिन एक्चुअल में बात तो यही है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट, ठीक है, क्योंकि मूव तो इलेक्ट्रॉन्स कर रहे हैं, होल तो मूव नहीं करता, होल तो वो वैकेंसी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन क्रिएट कर रहे होते हैं। लेकिन इवेंचुअली अगर हम इसको एज अ होल पूरा पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमें ये दोनों चीजें होती हुई साइमल्टेनियसली नजर आएंगी। कि हमें नजर आएगा हो जब अभी तो हम जस्ट एक इलेक्ट्रॉन की बात करें ना, लेकिन इमेजिन इफ देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डूइंग दिस वे या मूविंग दिस वे, तो उसमें ना सिर्फ हमें वो ब्लैक डॉट्स मूव होते नजर आएंगे फ्रीली इधर उधर, हमें होल्स भी अपनी जगह से इधर होते शिफ्ट नजर आ जाएंगे। और इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन। तो ये सारी चीजें इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के से रिलेटेड होती हैं। अच्छा, अब आगे बढ़े, कोई क्वेश्चन तो नहीं अभी तक इसमें? जी, तो अच्छा, जी आगे। आप अपना सवाल लिखिए जब तक मैं आगे इसको कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, तो इसका अब तक तो ये सारी चीज हो गई इंट्रिंसिक, यानी इंट्रिंसिक में, और हमारे पास जो थर्मली जनरेटेड या जिसे हम रूम टेम्परेचर पे कहते हैं, कि उस वक्त जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट एनर्जी गेन करता है तो वो अपना बॉन्ड तोड़ता है, उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन होती है, और फिर वही इलेक्ट्रॉन जाके किसी न किसी अवेलेबल होल को जाके इसको रिकम्बाइन कर लेता है, और सब कहते हैं दैट इज अ रिकॉम्बिनेशन। और ये प्रोसेस नेचुरली चलता रहता है, ठीक है। तो इसने हमें ये बताया, हमने आखिरी 10th स्लाइड में ये देखा कि हमारे पास वो दो कौन से मैकेनिज्म्स हैं इसके थ्रू कंडक्शन बिकम पॉसिबल हो जाती है, व्हेन अ बॉन्ड ब्रेक्स, यानी जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं जिससे कंडक्शन पॉसिबल होती है। जी, असल में वो मैं बताता हूँ, इसका जवाब बच्चे ये है कि वो जो जाहिर बात है, अभी आपको बताया, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से होता है ये। जब वो टेम्परेचर की वजह से उसके अंदर ना उस वो बेसिकली एनर्जी गेन कर लेता है फॉर सम शॉर्ट टाइम। देखें, एक होती है एनर्जी गेन करना, आपका सवाल बिल्कुल वैलिड है कि वो मूव कर रहा क्यों है, ठीक है। वो मूव इसलिए करता है कि वो फॉर टाइम बीइंग इट बेसिकली एक्वायर्स थर्मल एनर्जी, एनर्जी गेन कर लेता है। और वो आपको पता है ना कि जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एनर्जी बैंड्स होते हैं, ठीक है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है हाई स्कूल में, कि हर बेसिकली ये जो हम शेल कहते हैं या जिसको हम जो वैलेंस या कह लें, या जितने शेल्स हैं या ऑर्बिट्स होते हैं, दे बेसिकली रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी बैंड्स होते हैं। और हर बैंड की ना एक एनर्जी रेंज होती है, मिनिमम टू मैक्सिमम। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर उस रेंज का होता है, उसके पास उतनी एनर्जी होती है कि वो एक स्पेसिफिक बैंड के साथ वो मैच करती है, तो वो उस स्पेसिफिक शेल में या ऑर्बिट में रिवॉल्व करता रहता है, ठीक है। तो मकसद ये है कि जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सेस एनर्जी एक्वायर करता है ना, तो वो अपने लोअर बैंड से निकल के हायर बैंड में शिफ्ट हो जाता है। तो ये शिफ्टिंग असल में होती है, और ये बेसिकली लीविंग करना, और यानी कि अपने उस बॉन्ड को ब्रेक करके फ्री हो जाना, और फिर दोबारा जाके किसी से जाके रिकम्बाइन करना, ये नेचुरल फिनोमेना है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेचुरली, जो कि बड़ा उसका रेट कम होता है लेकिन होता जरूर है,
कि वो थर्मल एनर्जी या सफिशिएंट एनर्जी जो होती है वो गेन करते हैं थर्मली, नेचुरली रूम टेम्परेचर के ऊपर, और वो बहुत थोड़ी अमाउंट की एनर्जी होती है, वो इतनी इनफ होती है कि वो अपना बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जब वो मूव करते हैं इन द लैटिस स्ट्रक्चर को, तो ज़ाहिर-सी बात है उस मूवमेंट की वजह से वो अपनी एनर्जी फिर वो लूज़ करते हैं। दे लूज़ द एनर्जी जो कि उन्होंने एक्वायर की होती है, और डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी एक्वायर की और कितना फ्रीली वो मूव कर सकता है। अल्टीमेटली वो जब उसकी एनर्जी वो जो उसने गेन की होती है, जब वो लूज़ कर देता है, ठीक है? बिकॉज़ ऑफ इट्स मूवमेंट अराउंड द लैटिस स्ट्रक्चर, तो इवेंचुअली जाके वो अपने किसी न किसी जाके उससे कंबाइन कर लेता है, वैकेंसी से कॉम्बिनेशन हो जाती है। इसीलिए ये होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन, ये इसका मकसद असल में इसके पीछे रीजन ये है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी, या वो जैसे अभी आप यहाँ पे हमने लिखा ना, ये देखें द हायर द टेम्परेचर है, द मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दैट आर प्रेजेंट होंगे। तो ये बेसिकली इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी का होता है, आप एनर्जी गेन करते हैं और फिर वही एनर्जी आप लूज करते हैं, तो इसलिए ये दोनों प्रोसेस नेचुरली चलते रहते हैं। अच्छा, उसके बाद जब हमने ये समझ लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो सारा हो गया नेचुरल फिनोमेना, ठीक है? नेचुरल फिनोमेना के बाद अब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आगे हम बढ़ जाएंगे लेके, वो ये है कि जब किसी भी व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप देखिए, अब असल पॉइंट पर हम जाएंगे। हमने पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की विद द नेचुरल बिहेवियर ऑफ द सिलिकॉन, मतलब कि उसका जो एलिमेंट होता है, जो मटेरियल, उसका हमने नेचुरल बिहेवियर स्टडी किया। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने कहा कि इसमें लिखा है कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी इसी किस्म के सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर, तो वो क्या होता है कि होल मूव करते हैं इन वन डायरेक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन द अदर। देखें, अब ये क्यों है, अब ये भी मैं आपको ना इसकी बड़ी अच्छी एक जबरदस्त डायग्राम दिखाऊंगा कलर्ड वाली, जिससे आपको ये सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहां से आपको विजुअलाइज आप कर सकेंगे, आपको वहां से बेहतर क्लियर हो जाएगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वोल्टेज आप अप्लाई करते हैं ना इस किस्म के किसी मटेरियल के ऊपर, तो वो कहता है कि होल जो होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, होल्स, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो दूसरी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, अब ये भी क्यों होता है, ये भी हम आगे देखेंगे कि ऐसा क्यों है। लेकिन फॉर नाउ इट शुड बी क्लियर कि बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए वोल्टेज अक्रॉस द एलिमेंट, ये सिलिकॉन जो मटेरियल के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, तो इसकी सूरत में क्या होगा, दोनों जो हमारे पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल स्टार्ट टू मूव, ठीक है, इन सर्टेन डायरेक्शन। और वो कहता है हाउएवर बोथ करंट, अब देखिए ना, ये जो लिखे ना बोथ करंट कंपोनेंट्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होती है, ठीक है। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बोथ करंट्स का मतलब क्या है। ये अब देखिए यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, हमने ना सिर्फ इलेक्ट्रॉन को बल्कि होल की मूवमेंट को भी करंट कहते हैं। कि जो आपको एक शुरू में मैंने कहा था कि जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं और नेगेटिव चार्ज कैरियर होते हैं, तो ये उस वक्त मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि ये पॉजिटिव करंट का कॉन्सेप्ट कैसे आया, कि पॉजिटिव करंट फ्लो कर रहा है। हालांकि देखिए हमें पता है कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, वो तो प्रोटॉन है, और प्रोटॉन तो बेसिकली न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होता है, तो वो तो मूव नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोटॉन जो है और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइंड होते हैं एंड दे आर यूजुअली इक्वल इन नंबर। ठीक है, और न्यूट्रॉन तो आपको पता है न्यूट्रल होता है। तो फिर पॉजिटिव फ्लो करंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया, वो यहां से आया कि ये जो होल की मूवमेंट है, इससे हम कह रहे हैं कि ये बेसिकली अनदर फॉर्म ऑफ करंट। क्योंकि मैंने आपको बताया करंट बेसिकली इज द मूवमेंट होती है ऑफ द चार्ज पार्टिकल। अब वो इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, ठीक है, तो वो कहता है ये दोनों करंट जो है ये इवेंचुअली हमारे पास करंट ही कहलाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन की सूरत में हो, जो कि नेगेटिव करंट होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसके जो चार्ज होता है, और जो पॉजिटिव करंट है वो हमारा बेसिकली इसकी वजह से होता है, होल की वजह से। इसलिए लिखा हुआ है हाउएवर बोथ करंट, ठीक है, करंट कंपोनेंट्स होते हैं आर इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड होता है। अच्छा, अब ये कंडक्शन जो है ना, वो कहता है ये ओमेग है। ओमेग का मतलब ये होता है कि करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड वोल्टेज। अब आपको यहाँ से कोई लॉ याद आ रहा है, यहाँ से कौन सा लॉ याद आ रहा है, ये लॉ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उसने कहा ये जो कंडक्शन है ना ये ओमेग होगी, ठीक है, और करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड वोल्टेज के। यानी कि ये अब आप मुझे बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं बताएं। जी हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस, शाबाश, आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। दिस इज द लॉ हेयर। तो वो अब अगर यहाँ से आपको चीज समझ में आ गई कि ये जो ये कहता है ये जो कंडक्शन होगी ना ये ओमिक होगी। ओम आपको पता है रेजिस्टेंस की यूनिट होती है, ठीक है।
तो ओम तो रेजिस्टेंस को कहते हैं, ओम उसकी यूनिट है। तो ओम में का मतलब ये होगा, ठीक है, ये जो कंडक्शन होगी इसमें रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व होगी ऑफ कोर्स, ठीक है। और वो कहता है कि जो करंट जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा टू द अप्लाइड वोल्टेज के, यानी जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, और ये हम पहले भी देख चुके हैं, ऊपर हमने एक पॉइंट पढ़ा था पीछे, जहाँ पे हमने यहाँ पे द हायर द टेम्परेचर द मोर इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स दैट आर प्रेजेंट, यहाँ से अगेन हमने वेरीफाई किया। तो ये कंडक्शन ओमिक होगी, और करंट जो होगा वो एक्चुअली अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है जी। क्या कह रहे हैं? जस्ट पॉइंट वन। हाँ, मैं ये एक्चुअली बता रहा था कि आपके पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, उसमें जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज अप्लाई करते हैं उसके अराउंड, उसके अक्रॉस, तो वो उसकी वजह होता है कि क्योंकि नेचुरली आपको पता है इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन तो हो ही रही होती है। तो इसकी एप्लीकेशन से आपके पास इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों बेसिकली एक सर्टेन डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं, और दो कि इन दोनों की डायरेक्शन आपस में अपोजिट होगी। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा होगा, होल उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्योंकि देखिए ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और अभी हमने कॉन्सेप्चुअली ये चीज समझी है कि होल्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं और ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इन दोनों की मूवमेंट होगी बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज, लेकिन इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये इस पहले पॉइंट में मैंने आपको समझाया था, यानी अल्टीमेटली, या इन शॉर्ट आई वुड से के एप्लीकेशन ऑफ द वोल्टेज होगा वो बेसिकली मेक दीज चार्ज पार्टिकल्स मूव इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। ये इसका कॉन्सेप्ट इस पॉइंट का है, फर्स्ट वाले का। और वो इसी यही से अपने दो करंट्स का जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया कि ये लेकिन ना बोथ करंट कंपोनेंट्स, वो बेसिकली वो बोथ करंट कंपोनेंट्स का मतलब होता है वन करंट इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एंड द अदर करंट जो है इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द होल्स, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। और मैंने अभी तीसरे पॉइंट बताया था कि कंडक्शन इसकी जो है वो ओमिक होगी। ओमिक इसलिए होगी क्योंकि इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। जितना ज्यादा वोल्टेज अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा जो है इसमें करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेरा होता है ना, अप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज जो है उस पर डिपेंड करता है कि उससे कितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, ठीक है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, जैसे हमने लास्ट सेकंड लास्ट में यहाँ पढ़ा था, इस पॉइंट पे, थर्ड तीसरा पॉइंट ऑफ दिस स्लाइड। तो दिस इज बेसिकली, इसे हम कहते हैं ये ओमिक रिलेशनशिप बताता है। ये आपने ज़हन में रखना, ये ओमिक रिलेशनशिप होता क्या है। ओमिक हमें यहाँ से समझ आ गया कि ये अल्टीमेटली ओम्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये ओमिक का जो वर्ड है ना, ये असल में समटाइम इसको ऐसे भी लिख देंगे, ये जो रिलेशनशिप है ये ओमिक होगा, या कंडक्शन जो है वो ओमिक होगी, ठीक है। तो ओमिक अल्टीमेटली रेफरिंग टू द ओम्स लॉ, कि ये ओम्स लॉ को सेटिस्फाई करेगा, ये जो बिहेवियर होगा इसका। अच्छा, उसके बाद जब हम ये समझ लेते हैं, तो उसके बाद आखिर इसके बाद यहाँ से हम एक और चीज की तरफ बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि अब तो हमने जितना भी नेचुरल बिहेवियर देखा, या हमने ये भी देखा कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्लाइंग पॉजिटिव, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, या जैसे हम वोल्टेज कहते हैं अक्रॉस द मटेरियल, तो व्हाट विल हैपन देन, ये भी हमें समझ में आ गया। तो नाउ अब इसमें हम एक बेसिकली वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ न्यू वेरी इंटरेस्टिंग सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो लेकिन अब उसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि जितना हमने अब तक समझा है, जितना बिहेवियर इसका पढ़ा है, उससे हमने कुछ चीज एक्सट्रैक्ट की। वो क्या क्या एक्सट्रैक्ट किया है? क्यों कहता है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ना, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पेयर कैरियर्स होते हैं एंड दस द कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है रैपिडली विद टेम्परेचर। ये अभी हमने सीखा अपनी इस स्टडी से कि ये जो इलेक्ट्रॉन और होल के जो पेयर की जो जनरेशन होती है, इनकी जो नंबर्स होते हैं, जिसे हम कॉन्सेंट्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिकली और ये किसको, ये कंडक्टिविटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये इंक्रीज होगा रैपिडली विद द टेम्परेचर। जितना आप टेम्परेचर के साथ इसको बढ़ाएंगे तो ये इंक्रीज करेगा। लेकिन कहता है, आगे वो लिखता है दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, लेकिन इसके बावजूद कहता है कि ये इतना यूजफुल नहीं है, ठीक है। तो चूंकि ये इतना यूजफुल है तो फिर क्या करें? हेंस वी डॉप द मटेरियल टू प्रोड्यूस एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि जितना भी नेचुरल बिहेवियर हमने अभी तक इंटरनेट सेमीकंडक्टर का पढ़ा है, और उसमें जो भी फिनोमेना हमने देखे हैं, और विद ऑल दैट सेड, ठीक है, वो नतीजा ये निकला अल्टीमेटली कि इट इज नॉट इनफ, ठीक है। मतलब वो इतना सफिशिएंट नहीं है नेचुरली कि हम उसको किसी यूजफुल पर्पस में, यानी उसमें इसको इस्तेमाल कर सकें। इसलिए कहता है कि हमें इवेंचुअली डॉपिंग करनी पड़ती है मटेरियल की,
और उससे हम जो मटेरियल नया सेमीकंडक्टर क्रिएट करते हैं, उससे हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। देखिए डोपिंग का मतलब आपने मेरे ख्याल पढ़ा भी हुआ है शायद हाई स्कूल में, लेकिन मैं आपको दोबारा बताता हूँ। डोपिंग का मतलब होता है कि इससे हम कहते हैं एडिंग इम्प्योरिटी टू ए प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल। जब आप किसी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल के अंदर इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं, इम्प्योरिटी कौन मतलब होता है? इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि एडिंग समथिंग व्हिच एक्चुअली नॉट बिलोंग्स टू दैट नेचुरल स्ट्रक्चर, यानी कोई ऐसी चीज ऐड कर देना उस स्ट्रक्चर में या उस मटेरियल के अंदर जो कि नेचुरली उसका पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये इसे हम कहते हैं एडिंग इम्प्योरिटीज। और ये इम्प्योरिटी एडिशन का जो प्रोसेस होता है, इसे हम फिजिक्स के अंदर जो टर्म इसके अंदर यूज होती है उसे कहते हैं डॉप। डॉप वो बेसिकली प्रोसेस है, और एक्चुअली इसे हम कहते हैं दिस इज डॉपिंग, DOPING। तो डॉपिंग बेसिकली इसका मतलब होता है एडिंग इम्प्योरिटी टू द प्योर एलिमेंट। आप किसी भी प्योर एलिमेंट के अंदर इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे, और वो प्योर कौन सा एलिमेंट है? वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। बट आफ्टर द introduction of the impurity, it will basically becomes a extrinsic semiconductor। ये है फर्क इंट्रिंसिक में और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर, कि आप एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर से कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे। अच्छा, अब इसका रीजन क्या है? रीजन है, हमने जितनी अभी तक इसके पीछे जितना पढ़ा है वो उसका नेचुरल बिहेवियर था, लेकिन हमने अल्टीमेटली इसमें कुछ चीजें ऐसे शॉर्ट एक्सप्लेन की हुई है, मतलब कि एक समझ लें कि बिल्कुल एक रैपिड कंक्लूजन किया हुआ है कि ये तमाम नेचुरल बिहेवियर हमने पढ़ लिया है, बेसिकली दैट इज नॉट एनफ टू बी यूजफुल फॉर समथिंग। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया कि उसके अंदर डॉपिंग कर दी, और डॉपिंग करने के बाद हमने जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल बेसिकली जो जो सामने आया, उसको नाम दे दिया एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। अब यहाँ से एक नई चीज शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक का यहाँ पे हो गया कॉन्सेप्ट खत्म, लेकिन होपफुली आपको इंट्रिंसिक का समझ में आ गया होगा कि इंट्रिंसिक बेसिकली सेमीकंडक्टर कौन सा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसका क्या बिहेवियर होता है, और उससे क्या कुछ हमने अब तक थोड़ा बहुत जो से समझा, वो हमारी क्या मतलब क्या what basically it has been useful for so far। लेकिन even then with all that said, हमने ये यहाँ पे एक बड़ा क्विक यहाँ पे कंक्लूजन आया, वो ये कि दिस इज नॉट वेरी यूजफुल। मतलब कोई भी सेमीकंडक्टर अपनी इंट्रिंसिक फॉर्म में इतना यूजफुल नहीं होता, इसलिए उसको डॉपिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है, और डॉपिंग के नतीजे में हमारे पास जो नया सेमीकंडक्टर मटेरियल आएगा दैट इज द एक्सट्रिंसिक। अब वो कहता है इंट्रिंसिक कंडक्शन इज वेरी स्मॉल। अभी हमने देखा ना यहाँ पे जो रिजल्ट कि दिस इज नॉट वेरी यूजफुल, अब वो वेरी यूजफुल क्यों नहीं था? वो यहाँ लिखा हुआ है कि इंट्रिंसिक जो कंडक्शन होती है इज वेरी स्मॉल। अभी आगे शायद कोई एग्जांपल भी बताएगा। ठीक है, वो वेरी स्मॉल है, और वो इसी वजह से कहता है कि कंडक्टिविटी के जो लेवल्स होते हैं कैन बी रेज्ड। अच्छा, असल चीज बताओ क्या थी? असल चीज थी ये टर्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बताऊं, इस मटेरियल को बेसिकली डिस्कवर करने का मकसद ये था, या ये तमाम चीजें करने का मकसद था कि एक्चुअली जो साइंटिस्ट थे दे वांटेड टू नो द प्रोसेस व्हिच कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये था असल वो मकसद ये तमाम चीजें करने का, कि उन्हें बेसिकली दे वांटेड टू नो, दे बेसिकली लुकिंग फॉर द वे सो दैट दे कैन कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल्स। ये उनकी रिसर्च थी असल में। उन्होंने असल में इस चीज को अचीव करना था, इसलिए उन्होंने सेमीकंडक्टर मटेरियल का इस्तेमाल किया, क्योंकि एक गुड कंडक्टर तो वो यूजफुल नहीं हो सकता था, और एक बिल्कुल ही बैड कंडक्टर जो इंसुलेटर होता है, जो मतलब गुड इंसुलेटर जो होता है, वो दो एक्सट्रीम रेंजेस थी। इसलिए सेमीकंडक्टर को चूज किया गया, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी उन दोनों के समहाउ इन द मिड आती थी, कहीं ठीक है बिटवीन आती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल किया। इसमें बेसिकली ये चीजें पॉसिबल थी, यानी दोनों चीजें पॉसिबल थी। क्या इसमें आप कंट्रोल कर सकते थे? कंट्रोल का मतलब होता है यू कैन इंक्रीज एज वेल यू कैन डिक्रीज बोथ। ठीक है, तो इसमें ये दोनों ऑप्शन को मिल रहे थे, इसलिए ये सारी चीजें की गई। और मैं अभी आपको बताऊंगा इसके आखिर में कि ये चीजें अब प्रैक्टिकली इनकी हमें कहाँ सिग्निफिकेंस नजर आती है। ठीक है, तो एक्चुअली ये तमाम जो करना जो किया गया है, साइंटिस्ट ने जो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उनका एक मकसद था, दैट इज टू कंट्रोल द कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब उसने कहा कि कंडक्टिविटी लेवल जो होते हैं वो रेस किए जा सकते हैं और कंट्रोल किए जा सकते हैं बाय डॉपिंग। ठीक है, अब ये डॉपिंग मैं आपको बता चुका हूँ। डॉपिंग बेसिकली होता है कि बेसिकली एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी किस तरह ऐड करते हैं वो अभी आपको बताता हूँ।
और ये किस तरह डोपिंग होती है? विद माइन्यूट लेवल्स ऑफ इम्प्योरिटी एटम्स। इम्प्योरिटी एटम्स का मतलब होता है वो एटम्स जो कि एक्चुअली उस मटेरियल का नेचुरली पार्ट नहीं होंगे, बट दे विल बी समथिंग एल्स। वो कोई और एटम्स होंगे जो एज अ इम्प्योरिटी हम किसी भी मटेरियल में ऐड करते हैं टू गिव एक्सट्रिंसिक और डॉप्ड सेमीकंडक्टर्स। तो अब यहाँ से हमें एक नई चीज पता चल गई, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम डॉप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इसके नतीजे में जब आप ये डॉपिंग करते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू ईदर एन टाइप और पी टाइप। देखिए, एन टाइप और पी टाइप मैं आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ से क्या होता है, यहाँ से बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिकली आगाज होता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स हम देखते हैं अपनी रियल लाइफ में और जो पढ़ते भी हैं, असल में उनके पीछे जो दो बहुत बेसिकली इंडिस्पेंसिबल एलिमेंट की टाइप एलिमेंट्स हैं, वो ये दो हैं जिन्हें हम एन टाइप और पी टाइप मटेरियल कहते हैं, और ये बेसिकली एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब आपको पता चल ही गया होगा ये क्या होता है, ठीक है। और इवेंचुअली वी गेट दीज टू इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, एन टाइप पी टाइप, और इनसे ही वो रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी हुई जो साइंटिस्ट ने की, जिसने आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को और उससे जुड़ी हुई हमारी कंप्यूटर इंडस्ट्री भी है और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी है, उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये पिछले कई दिहाइयों की रिसर्च हम देखते हैं ना, बल्कि पिछले कई दिहाइयों की जो हमारे पास हमने जो इनोवेटिव प्रोडक्ट्स देखी हैं, टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स, जिसमें कंप्यूटर शामिल है, जिसमें स्मार्टफोन शामिल है, जिसमें हमारे पास टैब, जितनी भी हाई हमारे पास कंप्यूटर डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, ये सारी एक सिंगल बेसिकली इन्वेंशन थी। वो थी, उसका नाम है ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर बेसिकली बना ही इन मटेरियल्स की वजह से, वो इजाद ही इन मटेरियल की वजह से हुआ था, ट्रांजिस्टर। कभी आपको मौका मिले तो गूगल पे सर्च करके व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर। अच्छा, एक जमाने में मेरे ख्याल शायद 70s में या 80s में, तब उस वक्त शायद बल्कि शायद उससे पहले ट्रांजिस्टर को एज अ रेडियो कंसिडर किया जाता था। किसी यानी हम जो रेडियो सुनते हैं ना, एफएम रेडियो वगैरह, ये उस मेरे ख्याल 70s में या मे बी 60-70s के अंदर, या इवन शायद अर्ली 80s में भी, उस वक्त के लोग रेडियो को ट्रांजिस्टर बोला करते थे, क्योंकि उस वक्त रेडियो की जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था ना, तो उन्होंने उसको नाम ही दे दिया ट्रांजिस्टर। लेकिन एक्चुअली ट्रांजिस्टर तो उसको यूज किया गया था एज अ कंपोनेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द रेडियो सिस्टम। लेकिन ट्रांजिस्टर उसके अंदर उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट एलिमेंट था, तो इसलिए लोगों ने उसको ट्रांजिस्टर भी कहना शुरू कर दिया। जैसे आपको मैं बताऊं, आज भी, बल्कि आज भी पता नहीं आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, लेकिन इवन आई बिलीव कि इवन टुडे बहुत सारे लोग हमारे जो हमारे पास जो कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड होता है, ठीक है, उसको सीपीयू ही बोल रहे होते हैं कि ये सीपीयू है इसका, ठीक है। आपके सामने एक कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप कहते हैं दिस इज द मॉनिटर, ये मॉनिटर है, ठीक है। आप कैसे उनको क्लासिफाई करेंगे, ठीक है, कैसे उनको, हाउ विल यू नेम देम, ये क्या है, ये क्या है। अपेरेंटली यू कैन इजीली आइडेंटिफाई दिस इज माउस, दिस इज कीबोर्ड, ठीक है, ये मेरे पास सामने मॉनिटर है। और जो लास्ट रिमेनिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसे हम कहते हैं दिस इज अ सीपीयू। तो ये बेसिकली एक जनरल ट्रेंड है ना हमारी सोसाइटी में जनरली लोग। हालांकि सीपीयू जो कहते हैं, सीपीयू इज नॉट दैट दैट बॉक्स, वो बॉक्स सीपीयू नहीं है। सीपीयू तो उसके अंदर एक्चुअली उसका जो मेन माइक्रो प्रोसेसर डिवाइस होती है वो होता है सीपीयू। लेकिन और जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर तो वी हैव अ लॉट ऑफ मोर थिंग्स। बहुत सारी चीजें होती है उस बॉक्स के अंदर। उस बॉक्स में मदरबोर्ड होता है, उस बॉक्स में हमारे में हार्ड ड्राइव होती है, रैम्स होती है, आई मीन देयर आर सो मेनी थिंग्स इन दैट बॉक्स। लेकिन बेसिकली कहने का मकसद ये, हम उसको कहते हैं दिस इज अ सीपीयू। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप हो गया। हालांकि सीपीयू उस बॉक्स के अंदर एक जो मदरबोर्ड लगा होता है, उस मदरबोर्ड के अंदर एक बहुत बड़ी, मतलब ऑल्दो कि बहुत बड़ी तो नहीं होती, लेकिन इन टर्म्स ऑफ उसकी पावर, उसकी फंक्शनैलिटी, उसकी सिग्निफिकेंस के पॉइंट ऑफ कह रहा हूँ, इतनी बड़ी कि एक एक डिवाइस होती है, आईसी होती है, जिसे हम कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर, जिसको आप आजकल कोर i9, कोर i7 के नाम से जानते हैं, कोर i3, i5, i7, i9 भी आई है, ठीक है। तो ये असल में ये दैट इज द रियल सीपीयू, उसे वो है एक्चुअल में सीपीयू, एंड इट मींस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो हम लेकिन जनरली हम उस पूरे बॉक्स में ये सीपीयू है, जिसमें आई डोंट थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम, लेकिन जनरल अंडरस्टैंडिंग बात कर रहा हूँ। तो मुझे वो 70s की वो जब मैंने, उससे याद आ गया कि रेडियो को ट्रांजिस्टर भी कहा जाता था। तो कमिंग टू द एक्चुअल पॉइंट, ये जो एन टाइप और पी टाइप मटेरियल्स होते हैं, एक्चुअली ये वजह बने, इनकी डिस्कवरी वजह बनी
अल्टीमेटली टू द डिस्कवरी या इन्वेंशन ऑफ द ग्रेट ट्रांजिस्टर। और उस ट्रांजिस्टर की वजह से आज हमारे पास दुनिया के अंदर जो सबसे हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर सिस्टम है, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट सिंगल इन्वेंशन। तो आई हैव अ लॉट मोर टू से अबाउट दिस ग्रेट डिस्कवरी ऑफ दैट टाइम्स, ठीक है। और वो जिस लैब में बनी, वो मुझे लैब का नाम भी मुझे पता है, और जिन साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया मैं उनके नाम भी जानता हूँ, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है, अब मैं चाहता हूँ कि आपको, मैंने जब यहाँ पे आके एक्सिस सेमीकंडक्टर में आकर रोका हुआ है और ये दो टाइप्स आपके सामने आ गए, एन टाइप पी टाइप, तो आपने बेसिकली जाके गूगल पे ये सर्च करना है कि व्हाट इज अ ट्रांसफर। मुझे उम्मीद ये है कि क्योंकि मैं आपके पूरा कोर्स सेक्शन आगे जानता हूँ, जो आपका इंजीनियरिंग में अगर पढ़ना है उसमें कहीं भी आपको शायद ट्रांसफर से आपका वास्ता ना पड़े, इसलिए मैं कहता हूँ कि जस्ट आउट ऑफ माय क्यूरियोसिटी, और मे बी इफ यू आर क्यूरियस टू अबाउट दिस, तो ट्राई टू गेट नो समथिंग अबाउट इट बाय योरसेल्फ। आप जाके गूगल पे लिखिएगा व्हाट इज अ ट्रांजिस्टर, तो आप जाके देखेंगे कि वो आपको कहीं ना कहीं उसकी आपकी जब स्टडी करेंगे, वो आपको बताएगा कि इट्स अ पी एन एन पी एन और पी एन पी टाइप मटीरियल। एक्चुअली वो इसका, उसकी जो बुनियाद है उस स्ट्रक्चर की, वो इन्हीं मटेरियल से निकली है, इन्हीं मटेरियल से ट्रांजिस्टर को ट्रांजिस्टर बनाया है। तो खैर एनीवेज, यहाँ से दो नए टाइप्स हम की हमारे सामने जो है वो मतलब कि उनको वो रिवील हो गए। अब हमने देखना ये है कि एन टाइप और पी टाइप आपस में इनकी कैसे, ये क्या मटेरियल होते हैं और ये कैसे बनते हैं। ऑल दो कि सो फार वी फाउंडेड आउट के दोनों ही एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं और इनको हम डॉपिंग प्रोसेस जरूर अचीव करते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि एन टाइप पी टाइप मटेरियल एक्चुअली होता क्या है। जी, एनी क्वेश्चन सो फार? आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताएं ताकि मैं आपको उसको जवाब दे दूं। Otherwise, I will continue. Yeah, maybe if you want, we can take a break of next 5 minutes if you guys are interested. As I am also very interested now. Just if you want, we can take a break for the next 5 minutes. जी जी जी, बताएं बताएं। मेरी बात सुन के सो तो नहीं गए सारे? है जी? ऐसा ना हो कि आप सो गए हो मेरे। ओके ओके, ठीक है। आई गेस मैं असल में मैं वो बताता हूँ वजह क्या है ये। जी जी, वेरी नाइस। मैं असल में बताता हूँ कि अभी आपने मेरी बातों में, मेरे अल्फाजों में जो जोश देखा ना, जोश, वो जोश बचे इसलिए है कि ये जी जी, ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट्स का, बिल्कुल ले लेते हैं। मैंने सिर्फ ये इसलिए आपको सब बताया कि मैं चूंकि इस फील्ड से वाबस्ता हूँ फॉर द लास्ट मैनी ईयर्स, और मैंने इसके बारे में अच्छा खासा स्टडी किया हुआ है। फिर मेरा प्रैक्टिकल हैंड्स और एक्सपीरियंस भी बहुत है, पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी। तो इसलिए, और चूंकि मेरी फील्ड अपनी फील्ड कंप्यूटर सिस्टम्स है, तो इसलिए मैं जना इसके बारे में आई एम बेसिकली जनरली वेरी पैशनेट अबाउट दिस। तो मैं जब भी इन चीज़ों की बात करता हूँ तो मैं बेसिकली आई रियली एंजॉय टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ, मे बी नॉट एज joyful for you as it is for me, but maybe आज से 5 साल बाद ये आपकी भी सेम फीलिंग्स होगी, मे बी 10 years फ्रॉम नाउ ऑन। लेकिन खैर, तो ये जस्ट क्योंकि हम लोग, हमारी फील्ड ऐसी है ना, हमारी एजुकेशन जिस हम डोमेन में पढ़ रहे हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फील्ड है, बड़े इंटरेस्टिंग डोमेन है। लेकिन ये उनके लिए इंटरेस्टिंग है जो पैशन रखते हैं टू लर्न मोर अबाउट दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो आप भी पैशनेट बन सकते हैं, आप भी बहुत कुछ सीख सकते हैं अपनी विल से और अपनी लगन से, जो आपको मैं कहता हूँ करना चाहिए, सीखना चाहिए। अल्लाह ने आपको मौका दिया है, ठीक है। तो चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स और फिर हम इसको इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे। मैं इस मीटिंग को क्लोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा ताकि वो बीच में फिर साइलेंस मुझे रिकॉर्ड नहीं करना बेकार में। तो मैं सिर्फ इसकी जो है ना रिकॉर्डिंग को स्टॉप करूंगा और देन आफ्टर 5 मिनट्स वी विल कंटिन्यू अगेन। चले, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।